हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। इस सेशन में मैं एसएससी जे इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ये सेशन कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट्स का होगा। अभी मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट डील कर रही हूँ, तो इस सेशन में मैंने 10 इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन की हूँ। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज़ यूज टू मेज़र द कैपेसिटी ऑफ बैटरी? ऑप्शन ए वॉट, बी एम्पियर आवर, सी वॉट एम्पियर और डी एम्पियर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है? Q इक्वल टू I into T, where Q is electric charge, I is current and T is time. Unit of I is ampere, T is hour. Then the unit of electric charge is ampere hour. Okay. यही जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट्स होता है, इसी यूनिट से हम लोग मेज़र करते हैं बैटरी की कैपेसिटी। तो देन हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। अब हमें आंसर तो आ गया, लेकिन मैं इसमें और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं मिली एम्पियर आवर। मिली एम्पियर आवर क्या होता है? ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, लेकिन जब हम स्मॉल कैपेसिटी की बैटरी की बात करते हैं तो उसका जो यूनिट जनरली होता है वो मिली एम्पियर आवर में होता है। लेकिन जब हम बिग साइज़ के बैटरी की बात करते हैं तो उसका यूनिट हमारा क्या होता है? एम्पियर आवर में होता है। अगर मेरे से पूछे कि 1 एम्पियर आवर कितना होगा, तो हमारा जो 1 एम्पियर आवर होता है वो हमारा 1000 मिली एम्पियर आवर के इक्वल होता है। 1000 मिली एम्पियर मीन्स 1000 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 क्यों? मिली के लिए। तो ये और ये कैंसिल होकर के हमारा 1 के ही इक्वल होता है, इसलिए 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर आवर। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे कि यहाँ बोला गया 1000 मिली एम्पियर आवर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मिली एम्पियर आवर का मतलब कि अगर कोई 1000 मिली एम्पियर है तो वो कितने टाइम तक वो 1000 मिली एम्पियर फ्लो करेगा? तो वो 1000 मिली एम्पियर हमारा 1 आवर तक फ्लो करेगा। अगर बोल दे 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर कितने आवर तक फ्लो करेगा? तो ये 100 मिली एम्पियर हमारा 10 आवर तक फ्लो करेगा। अगर पूछे कि हमारा 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर कितने आवर तक फ्लो करेगा? तो ये हमारा 1000 आवर तक फ्लो करेगा। ओके, कैपेसिटी ऑफ बैटरी जनरली डिपेंड्स करता है डिस्चार्जिंग रेट पे। तो ये एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी किस पे डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करेगा? हमारा डिस्चार्जिंग रेट पे डिपेंड करेगा। अब जैसे कि हम लोग का जो सेल फ़ोन होता है उसमें भी बैटरी होती है, तो उस बैटरी की भी जो यूनिट या कैपेसिटी होती है वो हमारा मिली एम्पियर आवर में ही होता है। जनरली हम लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन हमको अपने फ़ोन की ही डिटेल्स के बारे में नहीं पता होता है कि हमारे फ़ोन में कितने एम्पियर की करंट आ रही है, बैटरी की कैपेसिटी क्या है, एक्सेट्रा। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फ़ोन की जो बैटरी है उसका जो यूनिट्स या हमारा जो कैपेसिटी होता है वो हमारा मिली एम्पियर आवर में होता है, और जो एवरेज करंट होता है हमारे सेल फ़ोन की उसका होता है 200 से 500 मिली एम्पियर। ओके, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू, ऑप्शन ए 1 watt hour, ऑप्शन बी 1 watt per hour, ऑप्शन सी 1 kilowatt hour, ऑप्शन डी 1 kilowatt per hour। कमर्शियल यूनिट्स मतलब क्या, पहले ये जानते हैं। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर पर यूज़ होता है, या हमारे छोटे इंडस्ट्रीज़ हो या फिर बड़े इंडस्ट्रीज़ हो, कंपनी हो, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है, तो जनरली उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किलोवाट आवर ही बोलते हैं। ओके, अब जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, 1 मंथ की इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, तो वो किस यूनिट, वो यूनिट में ही होता है ना, 24 यूनिट, 52 यूनिट, इस रेंज में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। ओके, तो वो जो यूनिट होता है उसी यूनिट
यूनिट को एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग किलो वाट आवर में बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। अब जैसे क्या 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो किलोवाट को हम लोग अगर वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, और आवर्स को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होता है 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3600, वही 3600 यहाँ है। तो हमारा 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 मेगा जूल। इसको भी याद रखना है, ये कभी कभी डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में पूछता है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। वन वोल्ट इज इक्वल टू ए, ऑप्शन ए 1 जूल कूलम, बी 1 न्यूटन पर सेकेंड, सी 1 न्यूटन सेकेंड, डी 1 जूल पर कूलम। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम होता है, जिसमें एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल में, पावर का यूनिट क्या होता है वोल्ट एम्पियर में, और हमारा टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड में। अब हम लोग आई को क्या लिखते हैं Q/T लिखते हैं। तो Q क्या है हमारा चार्ज, T क्या है टाइम, तो ये चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, ये टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, यही कूलम और सेकेंड यहाँ मेंशन किया हुआ है। और अब ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या वोल्ट इंटू कूलम, तो यहाँ से फिर वोल्ट क्या आ जाएगा हमारा जूल पर कूलम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जनरली हम लोग वोल्टेज को बोलते ही, ये वोल्टेज हमारा क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ dW/dQ। जैसे कि पावर होता है ना, पावर हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, और वोल्टेज होता है dW/dQ। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में देखा है डायरेक्ट पूछते हुए। तो इसका ऑप्शन क्या है ए 25, बी 250, 6 0, डी 1000। अब क्या है ना हमारा बॉडी डिपेंड्स करता है कि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, अगर हमारा जनरली इसके दो कंडीशन होते हैं, एक हमारा जब अगर बॉडी ड्राई कंडीशन में हो, या हमारा जब बॉडी वेट कंडीशन में हो। तो अगर हमारा बॉडी जब हमारा ड्राई कंडीशन में होता है तो हमारा मतलब ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, वो अप्रोक्स 100 किलो ओम होता है। लेकिन अगर हमारा वेट कंडीशन में बॉडी है तो उसका वैल्यू होता है 1000 ओम। तो जनरली हमारे ऑप्शन में क्या है डी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब क्या है, अब जैसे कि क्या होता है ना हमारे ह्यूमन बॉडी सब में इक्वल नहीं होते ना, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो उसी हिसाब से सारे बॉडी में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है रो L/A। अगर कोई आदमी लंबा होगा तो उसका L ज़्यादा है, तो हमारा उस आदमी का रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर कोई आदमी मोटा है तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, डायमीटर ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा होगा, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। ओके, अगर हम लोग बात करें कि हमारा जैसे ईयर टू ईयर के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो ईयर टू ईयर के बीच में हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम होती है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें कि हमारा जो हैंड का फिंगर है और फुट का फिंगर है, वहाँ से हैंड के फिंगर से फुट के फिंगर तक का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो उसका होता है 500 ओम। ओके, जैसे यहाँ है ना द रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डायमीटर। तो हमारा जो क्या हो गया एक ह्यूमन बॉडी का जो रफ वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा 300 से 1000 ओम के बीच होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें,
अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन, for the replacement of internal resistor the ideal voltage source is रिप्लेस बाय। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कभी कभी इसको अलग अलग पैटर्न में पूछता और ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप एसएससी जेई ले लो, आरआरबी ले लो, या किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जेई एई के एग्ज़ाम की बात कर लो, तो ये किसी न किसी वे में वो पूछते ही पूछते हैं। ओके, अब जैसे कि हमें पता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स होता क्या है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में एक यहाँ वोल्टेज सोर्स होता है Vs और एक यहाँ रेजिस्टेंस होता है। इसको जनरली हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम का भी इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट यही होता है। यहाँ पे VTH होता है, यहाँ पे RTH होता है और इस दो टर्मिनल के बीच में हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। ओके, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को बोल रहा है कि हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो वो किससे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो वोल्टेज सोर्स किसके द्वारा रिप्लेस्ड होगा। ओके, तो हमको पता है कि हमारा जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होती है, आइडियल वोल्टेज सोर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गया तो इंटरनल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस्ड होता है, तो वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 होने का मतलब क्या हो गया, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। वोल्टेज 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स 0 हुआ तो हम लोग जनरली वोल्टेज सोर्स को 0 नहीं करते, वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होती है उसको 0 करते। सपोज हमारा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 6 वोल्ट, तो हम लोग वो 6 वोल्ट को 0 करेंगे। ओके, तो वो 6 वोल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो वोल्टेज सोर्स का 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी। आइडियल वोल्टेज सोर्स है 0 इंटरनल इम्पीडेंस। ओके, अब जैसे कि एग्ज़ाम में अभी ऐसे भी पूछ देंगे, डायरेक्ट पूछ देंगे कि हमारा जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। अगर सपोज ऑप्शन में 0 मेंशन नहीं रहा, ऑप्शन में रहा या तो लो होगा या वेरी लो होगा, हाई होगा या वेरी हाई होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन का वेरी लो होगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट स्टाइल में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ आइडियल वोल्टेज सोर्स था, यहाँ आइडियल वोल्टेज करंट हो गया। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज करंट का डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे IS होता है। वहाँ क्या था, रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इन आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अगर हम लोग आर हाई मतलब क्या, इन्फिनिटी होती है। ओके, जैसे कि हमें ओम्स लॉ से पता है कि V = IR, तो I = V/R। अब दोनों क्या है, पैरेलल है, तो वोल्टेज तो दोनों का कांस्टेंट ही रहेगा। I = V/R, ये कांस्टेंट है और ये इन्फिनिट है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट 0 होने का मतलब क्या हो गया, करंट 0 होने का मतलब हो गया ओपन सर्किट। हम लोग करंट सोर्स को 0 नहीं कर रहे हैं, हम लोग करंट को 0 कर रहे हैं। जैसे अगर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर 4 एम्पियर है तो वो वैल्यू 0 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट 0 होने का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। तो ऑप्शन डी। अब सेम इसमें भी ऐसे ही पूछे सकता है कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर इनफाइनाइट ऑप्शन में मेंशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वेरी हाई। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ डेसिबल इन केस ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर, बी ट्रांसफार्मर, सी ऑटो ट्रांसफार्मर, डी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जनरली हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, केवीए में होती है। इनपुट साइड भी केवीए, आउटपुट साइड भी केवीए होता है। और हमारा ट्रांसफार्मर में केवीए रेटिंग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इनपुट का केवीए अगर 500 है, केवीए है, तो आउटपुट भी 500 केवी होता है। तो हमारा ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है। तो ये A, B, C ऑप्शन तो हमारा ट्रांसफार्मर का ही है, तो ये तो होगा नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, डी। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग डेसिबल में मेज़र करते हैं।
अगर जैसे कि हम पावर के बाद पावर बोल रहा है ना, तो ये हमारा डेसिबल में पावर निकालने का फॉर्मूला है। AP इक्वल टू 10 log 10 P आउट बाय P इनपुट dB। dB हमारा क्या है, डेसिमल का यूनिट होता है। P नोट क्या है, आउटपुट पावर। PI क्या है, इनपुट पावर। अगर हम लोग बात करें, अगर सिंपल P नोट बाई PI होता तो ये हमारा पावर गेन है। इसी पावर को गेन को अगर डेसिबल में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग यहाँ 10 log 10 यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन। द एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज़ वन विस। एक्टिव एलिमेंट्स होता क्या है, जनरली पहले एलिमेंट्स होता क्या है। एलिमेंट्स हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। ओके, अगर हम लोग बात करें, अब एलिमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा जो पैसिव एलिमेंट्स होता है वो इनर्जी रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हमारा जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो इनर्जी सप्लाई करता है। ओके, तो इनर्जी सप्लाई करने का मतलब जो हमारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होता है वो हमारा एक्टिव एलिमेंट होता है, वो इनर्जी सप्लाई करता है। लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर होता है वो पैसिव एनर्जी होता है, वो एनर्जी स्टोर करता है, रिसीव करता है। जानते ही हो कैपेसिटर, इंडक्टर, ये क्या है, इसमें एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल प्रेशर, एनर्जी, ऑप्शन सी वॉट और डी यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को हम लोग जनरली इलेक्ट्रिकल प्रेशर कहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ देखो वोल्टेज है, अब हम लोग सपोज़ किसी पाइप की बात करते हैं, अगर वो पाइप में पानी जा रहा है, वो प्रेशर लग रहा है ना, तो वही प्रेशर अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल के टर्म में बोलेंगे तो वो हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है। सी दिस फिगर, ये पंप है, ये पंप को हम लोग यहाँ वोल्टेज सोर्स से, बैटरी से रिप्लेस किए हैं, इसको हम लोग यहाँ स्विच से रिप्लेस किए हैं, ये लाइन को हम लोग रजिस्टर से रिप्लेस किए। अब ये क्या होता है, ये एक टाइप का नल होता है। अब जैसे कि हमको जब नल से पानी चाहिए तो हम लोग उसको ओपन करके पानी निकालते हैं, जब नहीं चाहिए तो बंद करते हैं। वैसे ही स्विच क्या करते हैं, एट टाइम पे हम लोग क्लोज़ करते हैं, एट अ टाइम पे हम लोग ओपन करते हैं। ठीक, तो याद रखना, जैसे कि आज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बोला, कल यही सर्किट दे करके आपको बोलेगा कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा वाटर सर्किट हुआ और ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन द सर्किट वोल्टेज, ए रेजिस्टेंस, बी कैपेसिटेंस, सी इंडक्टेंस या ऑल। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि हम लोग कैपेसिटर का करंट क्या होता है, कैपेसिटर का करंट क्या होता है, IC इक्वल टू सी dV बाई dt। अब dV बाई dt हमारा क्या होता है, फाइनाइट होता है, लेकिन हमारा dt जो क्या होता है, हमारा जो dt होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो हमारा dV बाई dt क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है वही अपोज करता है चेंज इन सर्किट वोल्टेज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब जैसे कि हमारा कैपेसिटर वोल्टेज है 5, तो इसका dV बाई dt क्या हो गया, 0। ओके, अब सपोज़ ये 5 वोल्ट है, अब एट अ टाइम यहाँ पे मैंने इसको dV बाई dt किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, सडन चेंज हुआ। इसी को कैपेसिटर वोल्टेज क्या करता है, अपोज करता है। ओके, अगर जब हम लोग बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में VL इक्वल टू L di बाई dt होता है, तो वो अपोज करता है चेंज इन सर्किट करंट को। ठीक है, जब हम लोग ट्रांजिएंट के बारे में बात करेंगे ना तो और इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, थैंक यू।